हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने लास्ट क्लास में किया था कूलम्स लॉ। अब आज हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जब हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम दो चार्जेस को लेते हैं। वो चार्जेस कौन से हैं? पॉजिटिव चार्जेस। अगर मैं बात करूं दो पॉजिटिव चार्जेस की, अगर मैं एक चार्ज यहां ले लेती हूं, इसको मैं प्लस Q1 का नाम दे देती हूं, और दूसरा चार्ज मैं यहां पर ले लेती हूं और इसको मैं प्लस Q2 का नाम दे देती हूं। अगर आप देख सकते हैं कि Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस पर पड़े हैं, तो और वो डिस्टेंस क्या है? लेट अस सपोज कि मैं इन डिस्टेंस को r ले लेती हूं, स्मॉल r। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूं फोर्सेस की, तो इस साइड जहां पर Q1 पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? F12 फोर्स एक्ट कर रही है। F12 फोर्स एक्ट कर रही है। अब आप पूछेंगे कि F12 फोर्स एक्ट कैसे कर रही है? F12 का मतलब है कि फर्स्ट चार्ज पर, दैट इज Q1 के ऊपर, ये चार्ज जो है ये फोर्स लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस है और लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। तो F12 हमारे पास एक फोर्स है जो फर्स्ट चार्ज के ऊपर लग रही है Q2 के थ्रू। अब इसका जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस साइड की, तो इस साइड मेरे पास F21 फोर्स है। F21 फोर्स है और उसकी डायरेक्शन मुझे इस साइड बनानी है, क्योंकि रिपेल कर रही हैं आपस में। और अगर मैं बात करती हूं डिस्टेंस का बात करती हूं मैं, तो मैं पहले ही बता दूं कि इस साइड आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो R12 आएगा, जिसमें मेरे पास जिसकी डायरेक्शन है इधर, और इधर R21 आएगा जिसकी डायरेक्शन है इधर। ये हमारे पास एक डायग्राम कह सकते हैं आप बन चुकी है, जिसकी हेल्प से हम कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं बात करती हूं कूलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अगर मैं फर्स्ट फोर्स की बात करती हूं या पहले चार्ज की बात करती हूं, तो कूलम्स लॉ फॉर F12, तो कूलम लॉ कैसे लिखा जाता है? सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? F12 की बात हो रही है यहाँ, तो F12 की बात हो रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और उसके बाद हम एक चीज और ऐड करेंगे, दैट इज R21 वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब है, कैसे लिख सकते हैं हम इसे? R21 वेक्टर ओवर R, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे ही, दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर ऐसे ही मैं दूसरी लिखना चाहूं, दूसरे चार्ज के लिए लिखना चाहूं या दूसरी फोर्स के बारे में लिखना चाहूं, तो वो मैं कैसे लिखूंगी? अगर मैं इधर आ जाती हूं, अगर मैं लिखना चाहूं फॉर F21 के लिए, तो सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, then it will be Q1 Q2 as it is divided by R square, that is R12 वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अगर मैं बात करूं इस चीज की, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूं। अब ये R12 क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूं? R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अगर अब नेक्स्ट स्टेप है, अगर मैं इन दोनों चीजों को डिवाइड कर देती हूं, अगर मैं इन दोनों चीजों को डिवाइड कर देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, तो हमारे पास वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में है, ये सब चीजें हमारे लिए
तब है जब ये दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो लाइक चार्जेस हैं, तो अगर मैं बात करूं लाइक चार्जेस की, तो लाइक चार्जेस के लिए हमारे पास ये दोनों रिजल्ट आ जाते हैं F12 और इधर हमारे पास आ जाता है F21। ये हमारे पास दोनों रिजल्ट आ जाते हैं अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं। तो ये था हमारे लिए लाइक चार्जेस के लिए। अब अगर हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस के लिए, अनलाइक चार्जेस, अब मैं क्या कहूंगी, अब मैं दो अनलाइक चार्जेस ले लूंगी। यहां पर मैंने प्लस Q1 ले लिया, ठीक है। अगर मैं कुछ डिस्टेंस पर लूंगी तो मैं नेगेटिव Q2 ले लेती हूँ, नेगेटिव Q2 ले लेती हूँ। सेम, सब चीजें सेम है। दैट इज कि अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लूं वो R ही आ जाएगा। अब कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि अब फोर्सेस, उनमें जब मैंने फोर्सेस लिखी थी सेम फोर्स की वैल्यू आएगी, दैट इज R12। अगर मैं बात करूं R12 की, अगर हम पीछे जब हमने टू लाइक चार्जेस के लिए किया था तब जो फोर्सेस की मैंने डायरेक्शन बताई थी वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। अब ये जो चीजें हैं मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही थी। अब यहां पर जब मेरे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं F21 भी लिखना चाहूं तो ये इस साइड पे अट्रैक्ट करेगा। सो ये हमारे लिए वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है दो अनलाइक चार्जेस के लिए। कूलम वेक्टर लॉ है और कूलम वेक्टर फॉर्म है दो अनलाइक चार्जेस के लिए। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इस वेक्टर लॉ के, इस वेक्टर फॉर्म के इंपॉर्टेंस की। तो क्या ऐसी क्या जरूरत थी कि जो हमें ये वेक्टर फॉर्म करना पड़ा और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? तो इसके दो रीजंस हैं कि ये जो वेक्टर फॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? पहला रीजन है, अब आपको अगर पता हो, जब मैंने अभी जो डायग्राम्स ड्रॉ की थी उसमें मेरे पास दो डिस्टेंसेस मैंने लिए थे, R12 लिया था और R21 लिया था। अगर मैं देखूं तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। जो R12 था वो ऑपोजिट था R21 के। तो मैं क्या इनको लिख सकती हूं? R12 इज इक्वल्स टू R21 नेगेटिव R21। और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि फोर्सेस भी नेगेटिव होंगी। F12 which is equal to negative F21, राइट? अगर ये अब दोनों इक्वल है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कोलंबियन फोर्सेस है, कोलंबियन फोर्सेस हैं वो, और ये चार्जेस जो हैं, ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये सब चीजें लिख पा रहे हैं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर ये दोनों चार्जेस ऐसे लिख पा रहे हैं तो मतलब जो हमारे पास कोलंबियन फोर्सेस हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रही है। अगर आपने सुना होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो यही चीज सेम यहां पर हमें ओबे होती नजर आ रही है। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेक्टर फॉर्म। अब सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपको मैं बता दूं कि जो कोलंबियन फोर्सेस हैं, कोलंबियन फोर्सेस जो है वो या तो F12 के अलोंग एक्ट कर रही हैं या वो F21 के अलोंग एक्ट कर रही हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास कोलंबियन फोर्सेस होती हैं वो अगर दो चार्जेस के बीच में स्ट्रेट एक्ट करती हैं या स्ट्रेट एक्ट बिहेव करती हैं तो हम उन्हें सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। तो सेम इन यहां पर भी अगर आपने वेक्टर फॉर्म में डायग्राम्स में भी देखा होगा कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर, दोनों बीच के दोनों चार्जेस के बीच में स्ट्रेट फोर्सेस को अप्लाई कर रही हैं या स्ट्रेट फोर्सेस को एक्सर्ट कर रही हैं, तो ये हमारे पास फोर्सेस यहां पर सेंट्रल फोर्सेस आ जाती हैं। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंस है इस वेक्टर फॉर्म की। तो हमने अब इंपॉर्टेंस की तो बात कर ली। अब ये नहीं है कि हमेशा इसकी इंपॉर्टेंस ही है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
तो लिमिटेशन स्टूडेंट्स ये है कि अगर मैं बात करती हूँ वेक्टर लॉ की, तो ये हमेशा हर कहीं एप्लीकेबल नहीं है, ये हमेशा हर कहीं एप्लीकेबल नहीं है। तो बात वही है कि क्वेश्चन यही है हम कि अगर आप कह रहे हो कि ये सारे कहीं एप्लीकेबल नहीं है, तो ये कौन सी जगहों पर हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ हम वेक्टर लॉ को यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपको कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म को अप्लाई करना है, या आपको कूलम लॉ को अप्लाई करना है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ये जो चार्जेस हैं ये हमेशा पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ये हमेशा द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस। ये चार्जेस हमेशा पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ना कि आप मैक्रोस्कोपिक चार्जेस ले सकते हो। तो ये हमेशा एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए, हमेशा एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। और सेकंड हमारे पास लिमिटेशन है कि ये जो चार्जेस हैं हमेशा रेस्ट पोजीशन पे होने चाहिए। चार्जेस शुड बी एट रेस्ट पोजीशन। ये नहीं है कि चार्जेस इधर उधर मूव कर रहे हैं, नहीं, आप वहीं पर ये अप्लाई कर सकते हैं जहां ये चार्जेस जो है रेस्ट पोजीशन पे होंगे। ओके, ये थे हमारे पास दो इसके ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस। अब थर्ड है, अब मैं आपको बता दूं कि इन, जैसे मान लें कि हम दो चार्जेस ले रहे हैं, अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 टू पावर न्यूक्लियर साइज दैट इज 10 टू पावर -15 से ज्यादा होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये -10 टू पावर -15 से बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है दो चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स एग्जर्ट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जर्ट होती हैं। अगर अगर मैं बता दूं कि अगर ये जो डिस्टेंस है इससे बड़ा, इससे छोटा चला जाता है, मान लीजिए कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 टू पावर -15 से नीचे चला जाता है, तो वहां पर उस पोजीशन पर कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट होंगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेंट होंगी। अगर ये डिस्टेंस 10 टू पावर -15 से ऊपर चला जाता है तो हमारे पास जो डोमिनेंट फोर्सेस होंगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी, जो कि हमें चाहिए भी। तो इसीलिए कभी भी इन दोनों के बीच का, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 10 टू पावर -15 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं इस लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हम सोच सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये तो हम सोच सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, बट परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, अगर हम बात करें परमिटिविटी की कि एग्जैक्टली परमिटिविटी होती क्या है, तो परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है दो चार्जेस के बीच की फोर्सेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में। अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं किसी भी मीडियम में और उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो कौन बताता है हमें? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी एक टाइप की प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, किसी भी मीडियम की ये एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो इनके बीच के इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में हमें डिफाइन करती है, या हमारे ये डिटरमाइन करती है फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई वैक्यूम है, दो चार्जेस जो हैं वो वैक्यूम में पड़े हैं, तो मैं जो कूलम लॉ है, कूलम लॉ है वो मैं कैसे लिखूंगी? सिंपल है कि अगर मेरे पास फोर्सेस, अगर मैं बात करती हूँ वैक्यूम की, तो वहां पर मैं जो कूलम लॉ है वो कैसे लिखूंगी? सिंपल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये मैं लिख दूंगी, राइट? अगर अभी मेरे पास
वैक्यूम नहीं है, दो चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हैं, तो मेरे पास जो वेक्टर लॉ है वो उसे मैं कैसे लिखूंगी? तो एफ मीडियम किसके इक्वल आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन. नाउ इट विल बी एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. ओके, अगर मैं बात करती हूं इन दोनों के, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड, जब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग की थी आज क्लास की, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है और डाइलेक्ट्रिक लॉ आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है. तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं, Q1 Q2 लिखूं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिखूं, और इसको यहां लिख के डिवाइड करना चाहूं, तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. अगर हम सब कटिंग कर दे, मतलब ये सब कट जाएं और ये सब कट जाएं, तो मेरे पास क्या बचेगा? एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि मेरे पास F बचेगा, F बचेगा. अब ये मेरे पास क्या है? इनकी वैल्यू, और इसको हम कैसे एक और टर्म में लिख सकते हैं? दैट इज K टाइप, मतलब एक K है, ये कांस्टेंट है, विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट. दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो ये हमारे पास थे कुछ टॉपिक्स. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.